इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। मौसम ने सुर साध लिए शहदीले से, मन के लक्षण खूब हुए फुर्तीले से, रिश्तों में मस्ती घुल जाने का मौसम, मन से सारे द्वेष मिटाने का मौसम, रंग उमंग तरंग ने हाथ मिलाया है, एक बार लो फिर से फागुन आया है, एक बार लो फिर से फागुन आया है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। और आज आपके साथ हूं मैं कुलदीप भैया और मैं सुनैना बहन। तो स्वीकार कीजिए हमारी राम राम। कुलदीप भैया आपको भी राम राम। राम राम सुनैना बहन। तो भैया फागुन का महीना आ गया है ना? बिल्कुल, हाँ बहन, फागुन शुरू हो गया और हमारे किसान भाई हर मौसम की तरह इस समय के 30 त्योहारों का आनंद लेते हुए अपने खेती बाड़ी के कामों को भी कर रहे हैं, है ना? सही कहा भैया। कुछ दिन पहले सबने माघ पूर्णिमा मनाए और शादी ब्याह भी चल ही रहे हैं। साथ ही शिवरात्रि भी आने वाली है और महादेव मेला 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगा। और हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो भी जाते हैं महादेव मेला, है ना? सुनैना बहन, इन सब की तैयारी करते हुए किसान भाई कार्यक्रम किसान वाणी भी सुनना नहीं भूलते हैं ना? हाँ। और अभी आज के कार्यक्रम भी सुन रहे होंगे। हाँ। तो चलिए आज के कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला वो हमारे सभी श्रोताओं को हम बता दें। हाँ, तो भैया आज के कार्यक्रम में सबसे पहले होगी हमारी आज की बात पीएम कुसुम योजना इस विषय पर, और मोटे अनाज के लाभ बताएंगे आज की चर्चा के माध्यम से, जिसका विषय होगा कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन की समस्या में लाभ देते मोटे अनाज। और साथ ही होगा दिन विशेष का हमारा कार्यक्रम लोक रंजनी क्रम, क्योंकि आज है गुरुवार, है ना? हाँ। जिसमें हमारे सभी श्रोताओं के, किसान भाइयों और बहनों के पसंदीदा फरमाइशी लोकगीत और भजन हम सुनवाते हैं उनके पत्रों के माध्यम से, है ना? हाँ। साथ ही होंगे कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी। और भैया मेहमान क्रम में बात करेंगे ग्राम गांगीवाड़ा विकासखंड छिंदवाड़ा के युवा किसान श्री ललित पवार से खेती के अपने अनुभवों पर कुलदीप आखरे की भेंट। तो सुनैना बहन, शुरुआत हम करें क्यों ना लोकरंजनी क्रम के साथ। हाँ भैया। तो ये पत्र तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं आपके पास। हाँ भैया। पहला जो पत्र है आमटा पालरी से शिवपाल, मेघाराम पाल, अमन राम पाल, है ना, राजेश बंदेवार, रामजी बंदेवार, राजकुमार देवेंद्र और श्रीमती छत्री बंदेवार। और एक और पत्र है कमलेश पटेल चौखड़ा से, अशोक पटेल, नीलेश पटेल, झापू तिरकाम, सरजू परतेती, खुशहाली उसरेठे, दशरथ रघुवंशी और आशु कोलारे का। और भैया इन सब ने ये गाना सुनना चाहिए, जो लोकगीत है ये सुनना चाहा है पन्नालाल गुजेले और साथियों की आवाज में। तो चलिए इन सबके मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। काय तो रखो
ते आजा बहानो री, आयो है फागुन सुहानो री, करके ते आजा बहानो री, आयो है फागुन सुहानो री, करके ते आजा बहानो री, आयो है फागुन सुहानो री, करके ते आजा और इस प्यारे से लोकगीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। और सुनैना बहन लोक रंजनी क्रम को देते हैं विराम, हाँ। और जुड़ जाते हैं हमारी आज की बात के साथ, जो कि है पीएम कुसुम योजना पर, है ना। हाँ। भैया, ये पीएम कुसुम योजना किसान हितैषी योजना है। इसमें किसान स्वयं ही अनुपयोगी और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर नियमित आय प्राप्त कर सकेंगे। हाँ भैया, और यह योजना कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बनाई गई है, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा कुल लागत का 30% या 50% तक का अनुदान दिया जाता है। और यह अनुदान स्टैंड अलोन सोलर पंप लगाने और मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों को सोलर सिस्टम में बदलने के लिए दिया जाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा किसान इस योजना के तहत अपनी बंजर या कहें परती भूमि पर, है ना, 2 मेगावाट तक के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, है ना। और राज्य नियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ पर स्थानीय बिजली वितरण कंपनी को बिजली जो है वो बेच भी सकते हैं, हाँ। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के नामित विभागों द्वारा ही किया जाता है। हाँ भैया, और इसके 3 घटक होते हैं, घटक ए, घटक बी और घटक सी। तो घटक ए में बंजर या कृषि योग्य भूमि पर 2 मेगावाट तक के छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना शामिल है। ऐसे ही घटक बी में डीजल पंपों को 7.5 HP तक के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों में बदलने का काम, और घटक सी में मौजूदा ग्रिड जुड़े पंपों को सौरीकरण करने का काम किया जाता है भैया। और अब बता देते हैं हमारे सभी किसान भाइयों को कि इस योजना के लिए पात्र कौन है, हाँ। है ना? तो व्यक्तिगत किसान, है ना, SHG किसानों के समूह बनाने वाले, JLG किसानों की सहकारी समितियां, पंचायतें, FPO और WVA इस योजना के लिए पात्र है ना। हाँ भैया, अब पात्रता मानदंड के बाद आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं ये भी बता देते हैं। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए पहचान का प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र, भू अभिलेख, बैंक खाते का विवरण और कोटेशन, ये सभी दस्तावेज जरूरी होते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद इस योजना के लिए आवेदन किस तरह करना है ये बता देते हैं। तो सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर हमें पंजीकरण करना होता है, और इसके बाद सभी आवश्यक विवरणों के साथ अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पंजीकरण प्रपत्र को भरते हैं, घोषणा बॉक्स की जांच करते हैं और जमा पर क्लिक करते हैं। बिल्कुल। और पंजीकरण के बाद सौर कृषि पंप सेट सब्सिडी योजना के लिए लॉगिन पर क्लिक करें और इसके बाद सभी आवश्यक जानकारी सटीक रूप से भरकर आवेदन के साथ सभी सहायक दस्तावेजों को संलग्न करें और जमा करें। इस तरह ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और भैया, कुसुम योजना के लिए सफल ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसानों को विभाग द्वारा भेजे गए आपूर्तिकर्ता को सौर पंप स्थापित करने के लिए कुल लागत का 10% जमा करना होता है। बिल्कुल। और इसके बाद सब्सिडी राशि स्वीकृत होने के बाद सौर पंप सेट को सशक्त बनाया जाता है, जिसमें आमतौर पर 9 से 10 दिन लगते हैं। और इन सौर पंपों की स्थापना के माध्यम से किसानों के लिए बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हाँ भैया, और सौर संयंत्रों से उत्पन्न बिजली से डीजल की खपत भी कम होती है, जिससे ऊर्जा लागत में बचत होती है। साथ ही अतिरिक्त बिजली बेचकर किसानों की आय में वृद्धि भी होती है। बिल्कुल। और सही कहा आपने सुनैना बहन। और सौर संयंत्रों से जो बिजली उत्पादन होती है, हाँ, तो कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है, हाँ। और एक हरित वातावरण में भी योगदान मिलता है। हाँ भैया, और इस तरह हमारे किसान भाई अपनी बंजर भूमि का सही उपयोग करके सौर पंप और सौर संयंत्र से बिजली बनाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। और जो सौर पंप है उससे सिंचाई में बेहतर तरीके से हो जाती है। तो किसान भाई इस योजना से जुड़े और लाभ लें, है ना भैया। बिल्कुल। और यही थी हमारी आज की बात, पीएम कुसुम योजना। इस पर हमारी आज की बात हुई। और चलिए अब हमारी आज की बात को देते हैं विराम और जुड़ जाते हैं एक बार फिर से लोक रंजनी क्रम के साथ। और अगले हमारे पास जो पत्र हैं
हाँ भैया। वो इस तरीके से हैं कि सिवनी मंदिर सारना से हमारे नंद किशोर यादव, दीपक यादव, अरविंद यादव, आशा एवं लक्ष्मी यादव, पुरुषोत्तम पटेल, और सुकलू ढाना छिंदवाड़ा से हैं गोविंद वंदेवार, राजकुमार वंदेवार, अमित वंदेवार, परशुराम वंदेवार, शिवा मालवी, देवा अनन्या, हेमा मालवी, सृष्टि, हार्दिक मालवी। और भैया इन सभी ने सुनना चाहा है ओम प्रकाश सोमानी की आवाज़ में ये 12मासी लोकगीत। तो चलिए इन सब की मिलीजुली फरमाइश पर सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। आज ना पावस ना देश राना है मंत बसंत, ना कोकिल ना पपीहरा, उर्जे सुन आवे कंत। तू आई रे पपीहा थारे बोलन की, री तू आई रे पपीहा थारे बोलन की। हाँ बोलन की रे मन भावन की, बोलन की रे मन भावन की, री तू आई रे पपीहा थारे बोलन की, होरी तू आई रे पपीहा थारे बोलन की। जेठ मास की लुआ बीती हवा सुरंगी आई, जेठ मास की लुआ बीती हवा सुरंगी आई। हाँ काली बादली उमड़ी रे, काली बादली उमड़ी रे, गगन मंडल गहराई, री तू आई रे पपीहा तारे बोलन की, री तू आई रे पपीहा तारे बोलन की। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद अब जुड़ जाते हैं आज के मेहमान क्रम से। और आज के मेहमान क्रम में हम ग्राम गांगीवाड़ा, तहसील छिंदवाड़ा के युवा किसान श्री ललित पवार से खेती के अपने अनुभव पर कुलदीप आखरे की भेंट सुनेंगे। किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं युवा व प्रगतिशील कृषक श्री ललित पवार जी से। ललित पवार जी के खेतों में किसान भाइयों अभी उन्नत तरीके से टमाटर की खेती और तरबूज की खेती की तैयारी चल रही है। चलिए इनसे जानते हैं कि ये किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। ललित भैया राम राम। राम राम। ललित भैया, अभी हम देख ही रहे हैं आपके खेतों में अभी टमाटर लगाने की तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले हम टमाटर की तैयारी के विषय में आपसे जानते हैं कि आप किस तकनीक के माध्यम से किस प्रकार टमाटर की तैयारी करते हैं। टमाटर की जो फसल लग रही है ड्रिप इरिगेशन के हिसाब से लग रही है। इसमें मल्चिंग बिछाया जाएगा। अभी जैसा अभी आप देख रहे हैं बेड बन रहा है, फर्टिलाइजर डलेगा, फिर मल्चिंग डलेगी, उसके बाद इस पे रोपा ट्रांसप्लांट होगा। अभी रोपा आपका तैयार हो चुका है? हाँ जी, रोपा तैयार हो चुका है। चलिए हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपने जो टमाटर का रोपा तैयार किया है, इसमें बीज की मात्रा कितनी है? इसमें बीज की मात्रा है 160 ग्राम। ये 2 एकड़ के लिए डला हुआ है जी। मतलब 1 एकड़ के लिए मात्र 80 ग्राम बीज लग जाता है। तो रोपाई के लिए आप क्या तैयारी करते हैं? रोपाई के लिए जैसा ये आप देख रहे हैं कि ट्रे है, ये कोकोपीट पे ये इसको तैयार किया गया है जी। ये इसमें पहले तो हमने कोकोपीट फुलाया है, इसमें फिर बारीक छनी हुई गोबर खाद मिला के इसको ट्रे भर के और फिर इस पे ये सीड जो है वो डाला गया है, जिससे ये रोपा तैयार हुआ है। और रोपा कितने दिनों में तैयार हो जाता है? ये रोपा हमारा है जो है 25 दिन का हो गया है। और मतलब अब लगने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, ये लगने के लिए तैयार है। खेत की तैयारी में हम देख ही रहे हैं ललित भैया कि आपने भूमि की जो तैयारी की है, बकायदा ड्रिप लगा हुआ है और मल्चिंग की आप तैयारी कर रहे हैं। तो ड्रिप और मल्चिंग के पूर्व भूमि की तैयारी हमें कैसे करनी होती है? ड्रिप और मल्चिंग के पहले जो है भूमि की जो तैयारी हम करते हैं, इसकी जुताई करते हैं। इसको लगभग 3 बार इस पे कल्टीवेटर चलाया गया है और अपने पुरानी पद्धति जैसा ये हल वक्खर जो चलता है, इसमें 2 बार बक्खर चलाया गया है। इसके बाद फिर ये बेड बन रहा है
जी जी। तो ये पूरा ड्रिप आपने लगाया है, मल्चिंग आप लगाएंगे, इसके लिए कितने दिनों की तैयारी लगती है, कृषि मजदूरों की आवश्यकता होती है और कितनी मेहनत हमारे किसान भाइयों को करनी होती है? जी, ये मल्चिंग डालने में तो 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा ये 2 एकड़ में, और इसके लिए 6 या 7 लेबर ये पर्याप्त। ललित भैया, आज भी हमारे कई किसान भाई जो हैं वो मल्चिंग पद्धति से अपरिचित हैं, देखते तो हैं लेकिन उन्हें लगता है कि ये लगाना बहुत कठिन है। तो क्या इसे लगाने के लिए क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और जो हमारे कृषक मजदूर होते हैं क्या उन्हें भी प्रशिक्षित होना जरूरी है? नहीं, इसके लिए इतना सोचने की तो कोई बात ही नहीं। आजकल तो कृषि विभाग के माध्यम से बहुत सारी तकनीकों के बारे में बताया जा रहा है, और ये जो है कृषि वैज्ञानिक जो है आजकल आके जगह जगह पे ये सब चीज बता भी रहे हैं कि भाई आपको खेती कैसी करनी चाहिए, पानी किस टाइप से आप खेती करोगे, कम पानी में किस टाइप से आप फसल ले सकते हो, ये सब जानकारी आजकल चल भी रहा है। जैसे आपकी किसान वाणी में बहुत से कार्यक्रम ऐसे आते हैं जिसको सुन के किसान जो है इसको लाभ ले रहा है। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब टमाटर की जो आपने रुपाई कर ली है, टमाटर आप लगाएंगे मल्चिंग के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से, तो इस तरीके से लगाने में, क्योंकि पुरानी पद्धति और इस नई तकनीक में बहुत ज्यादा फर्क है, तो इस तरीके से लगाने में किसान भाइयों को क्या फायदे हो सकते हैं? इस तरीके से लगाने में पहले तो लागत कम हो जा रही है जी, ठीक है, खरपतवार कम हो रहा है। ये तो कुल मिला के कहा जाए तो किसानों का फायदा यही है कि लागत उनकी जो है वो कम हो जा रही है, तो उससे उनका अच्छा मुनाफा आएगा। इसकी फसल की अवधि बढ़ जाती है। ये लगभग टमाटर जो है 8 से 10 महीने ये निकलेगा रेगुलर बिल्कुल। जैसा ड्रिप इरिगेशन में फर्टिलाइजर का जो शेड्यूल बना हुआ है वो कंटिन्यू आप चलाते रहें, बहुत बढ़िया आपको एवरेज मिलेगा। और जैसा कि ड्रिप आपने लगाया हुआ है तो इसमें पानी की मात्रा कितनी लगेगी? स्टार्टिंग में जो चलाएंगे ड्रिप तो इसको 3 से 4 घंटे चला के बेड गीला कर लेंगे, फिर इसमें 1 घंटा पर्याप्त होता है पर डे पानी चलाने, बस इससे ज्यादा नहीं इस पे चला। ललित भैया, आपने कहा कि लागत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो लागत किस तरीके से कम होगी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो आपकी लेबरिंग कॉस्ट कम आ जा रही है, वहीं अगर आप जैसा पुरानी पद्धति से जैसा किवाड़ी वगैरह बना के जो आप रोपाई करते हो उसमें आपको 100 ग्राम के समथिंग आपको 100 से 120 ग्राम 1 एकड़ में लगाना पड़ता था पहले टमाटर का बीज। अब जो है आपका वही जो है 80 ग्राम 70 ग्राम के अंदर हो जा रहा है। और इसमें जो है जैसा पहले जो अपन जो खाद ऐसा डालते थे वो वेस्ट पड़ा रहता था, इसमें जो है ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से एक तो फर्टिलाइजर पूरा पौधे को मिल रहा है, इससे फर्टिलाइजर में की कॉस्ट में भी अपने को बचत आ गई। तो इस प्रकार से पानी भी कम लग रहा है, इस प्रकार से इसमें जो है लागत कम हो जाती है। मोटर चलती थी, पानी फालतू वेस्ट होता था, अब ऐसा नहीं है। अब जो है एक तो लिमिटेड अपने को चलाना है ज़्यादा पानी, क्योंकि बेड गीला हो गया तो अपन मोटर बंद कर देते हैं, तो इसमें तो बिजली की बचत भी होती है। इसके अलावा ललित भैया, 2.5 महीने की फसल और आपकी लगाई हुई तकनीक से 8 से 10 महीने की फसल, इसमें आप क्या अंतर समझते हैं? पहले जो है वो 2.5 महीने में फसल खत्म हो जाती थी, अब वही जो है हम 8 से 10 महीने उसको ले रहे हैं, तो कुल मिला के ये फायदेमंद ही काम है। और इसमें देखा जाए तो ड्रिप इरिगेशन में फसल की उम्र जो है बढ़ जाती है। इसमें अगर भाई 3-4 तोड़े में अगर रेट कम भी मिल रहा है, 2 महीने अगर रेट कम भी है, उसके बाद फिर रेट बढ़ जाते हैं, फिर फसल अपनी पुनः चालू हो जाती है। जैसा 2.5 महीने वाली जो फसल है जो पहले होती थी उसमें रेट नहीं मिला तो किसान घाटे में आ जाता था। अब जो है ये इस पद्धति से खेती करने के बाद किसान को अगर 2 महीने रेट नहीं भी मिल रहे हैं, उसके बाद अगर 2 महीने के बाद रेट भी आ रहे हैं तो उसको मुनाफा होता है। ललित भैया, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप युवा किसान हैं, आपकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, तो चलिए अब चलते चलते आप हमारे जिले के जो युवा किसान हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई ड्रिप इरिगेशन पे खेती करें और इसको आगे बढ़ाएं। इसमें पानी की मात्रा भी कम लगती है। कई किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो पानी कम होने की वजह से खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ड्रिप इरिगेशन से खेती करेंगे तो पानी कम भी रहेगा तो भी अच्छे से अच्छी खेती कर सकते हैं। मैं अपने युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि अगर नौकरी नहीं लग रही है तो मायूस ना हो। मैंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने भी ट्राई किया, फिर मैं मायूस नहीं हुआ, मैंने भी खेती को चुना और आज मैं अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। तो मैं उनसे भी यही चाहूँगा कि वो भी मायूस ना हो, अगर नौकरी नहीं लग रही है तो वो भी खेती को अपना लाभ का धंधा बना सकते हैं। ललित भैया, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना अमूल्य समय हमारे कार्यक्रम को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए आपसे लेते हैं विदा और कहते हैं राम राम। राम राम। किसान भाइयों,
अभी आप सुन रहे थे ग्राम गांगीवाड़ा तहसील छिंदवाड़ा के युवा किसान श्री ललित पवार से खेती के अपने अनुभव पर कुलदीप आखरे की भेंट। और अब सुन लेते हैं ये महत्वपूर्ण संदेश। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। और चलिए सुनैना बहन, अब जुड़ जाते हैं हमारी आज की चर्चा के साथ, है ना। हाँ। किसान भाइयों, आज हमारी जो चर्चा है कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन की समस्या में लाभ देते मोटे अनाज, इस विषय पर है। हाँ। किसान भाइयों, कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन की समस्याओं में मोटे अनाज या मिलेट्स का सेवन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि भैया इनमें प्रचुर मात्रा में फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो कि शुगर को धीरे धीरे रिलीज करते हैं और नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। और मददगार मोटे अनाज कौन कौन से हैं ये भी बता देते हैं। बिल्कुल भैया, कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन को नियंत्रित करने वाले मोटे अनाज में सबसे है फास्टेल मिलेट, है ना, जिसे कंगनी कहते हैं। और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में भी बहुत ज़्यादा ये प्रभावी होता है ना। इसके बाद अगला अनाज है भैया बर्नार्ड मिलेट, जिसे हम सावा या बरगू भी कहते हैं, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो ब्लड शुगर को स्थिर रखता है और वजन घटाने में भी मदद करता है। बिल्कुल। और अगला है कोदो, है ना। हाँ। जो हमारे क्षेत्र में भी उगाया जाता है। कोदो मिलेट यह कोलेस्ट्रॉल कम करने और ग्लूकोज के स्तर को प्रबंधित करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसके बाद बारी आती है भैया बाजरा की, और बाजरा भी सभी जानते हैं। तो बाजरा में फाइबर और आयरन भरपूर होता है, जो इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाकर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। बिल्कुल। और इसके अलावा रागी, जो कि है कैल्शियम से भरपूर होता है और शरीर में ग्लूकोज को धीरे धीरे छोड़ता है, जो कि टाइप 2 मधुमेह के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही जो भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय स्वास्थ्य को सुधारने में भी ये सहायक होता है। और भैया ये मोटे अनाज कैसे काम करते हैं ये भी बता देते हैं। तो ये अनाज धीरे धीरे पचते हैं, जिससे शरीर को अचानक से इंसुलिन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इनमें घुलनशील फाइबर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी मदद करता है। हाँ भैया, साथ ही ये नियासिन, फास्फोरस, आयरन और एंटीबायोटिक्स से भी भरपूर होते हैं। सुनैना बहन, इन मोटे अनाजों का इस्तेमाल रोटियां, खिचड़ी, दलिया के बनाने में हम कर सकते हैं ना, इनकी सलाह दी जाती है। साथ ही नियमित डाइट में शामिल करने की भी सलाह डॉक्टर देते हैं। साथ ही एक ही प्रकार के अनाज के बजाय अलग अलग मोटे अनाज का उपयोग फायदेमंद होता है। और भैया इन्हें गेहूं, चावल के स्थान पर मुख्य अनाज के रूप में अपनाया जा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसी भी चिकित्सकीय स्थिति में, खासकर अगर आप मधुमेह या कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं, तो आहार में बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सही कहा सुनैना बहन। कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन की समस्या से बचने के लिए मोटे अनाज का उपयोग उचित मात्रा में, उचित तरीके से और ज़्यादा समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें। इसी के साथ कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन की समस्याओं में लाभ देते मोटे अनाज, इस विषय पर हमारी आज की ये थी चर्चा। और चलिए एक बार फिर से जुड़ जाते हैं लोक रंजनी क्रम के साथ, लेकिन लोक रंजनी क्रम के पहले एक जरूरी सूचना भी है, वो भी हम बता दें। हाँ भैया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR एवं आईकार्डा के सहयोग से दलहन मिशन पर राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीति बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत में दलहन क्षेत्र को सशक्त बनाना है। स्थान है फूड लेग्यूस रिसर्च सेंटर FLRP, सीहोर, मध्य प्रदेश। दिनांक शनिवार 7 फरवरी 2026। इस परामर्श में निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा: दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु नीति एवं रणनीति बनाना, उन्नत दलहन किस्में, बीज प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी का प्रसार,
उत्पादकता में वृद्धि, यंत्रीकरण एवं मूल्य संवर्धन, किसान केंद्रित हस्तक्षेप एवं बाजार से जुड़ाव। इस कार्यक्रम की शोभा माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय संस्थानों के वैज्ञानिक, किसान संगठनों के प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र के हितधारक एवं अन्य गणमान्य अतिथि बढ़ाएंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य गतिविधियां हैं। राष्ट्रीय दलहन मिशन पर राष्ट्रीय परामर्श के अंतर्गत माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां संपन्न की जाएंगी। फूड लेग्यूम्स में रिसर्च सेंटर FLRP सीहोर में प्रमुख सुविधाओं का उद्घाटन, जिसमें शामिल है प्रशासनिक भवन, किसान प्रशिक्षण केंद्र, उन्नत प्रयोगशालाएं, पादप जीनोमिक्स, पादप उत्तक संवर्धन, पादप प्रजनन एवं पादप रोग विज्ञान, प्रगतिशील दलहन प्रदर्शनी का अवलोकन, जिसमें प्रदर्शित किए जाएंगे उन्नत दलहन किस्में, नवीन उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियां, यंत्रीकरण समाधान, मूल्य संवर्धन एवं कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियां, उन्नत प्रौद्योगिकियों में एवं दलहन की उन्नत किस्मों का क्षेत्र भ्रमण एवं जीवंत प्रदर्शन, किसानों के साथ संवाद सहित और किसानों को उन्नत दलहन बीजों का वितरण, जिससे दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता सुदृढ़ होगी। ये थी एक जरूरी सूचना। और चलिए जुड़ जाते हैं लोकरंजनी क्रम के साथ। लेकिन सुनैना बहन, लगता है घड़ी इशारा कर रही है कि हम ज़्यादा देर तक हमारे श्रोताओं से नहीं जुड़ पाएंगे। तो चलिए अब हम नाम ही बता देते हैं जिन श्रोताओं के फरमाइशी गीत के लिए हमारे पास पत्र आए हुए हैं। इनमें हमारे ये नियमित श्रोता हैं ग्राम बमनी लाला परसोली के सतीश रघुवंशी, शिवराम चोरे, शिवम रघुवंशी, सखाराम वर्मा। और अगला पत्र आनंदम टाउनशिप सोनपुर छिंदवाड़ा से सुरेश वर्मा, बद्री प्रसाद वर्मा, पुष्प कुमार, सोनू शांडिल्य, देवेश वर्मा, डॉली यादव, चंद्रशेखर शांडिल्य, सुभाष सिंगारे, कुहू और पीहू और समस्त मित्रगण। और क्षमा चाहेंगे हम इन श्रोताओं से कि इनकी पसंद का गीत हम अभी बजवा नहीं पा रहे हैं क्योंकि समय की कमी है। लेकिन अगले कार्यक्रम में हम इनकी पसंद का भजन व लोकगीत जरूर बजाएंगे। और देखिए ना सुनैना बहन, अब घड़ी टिक टिक करते हुए इशारा करने लगी है कि हमारे सभी श्रोताओं से, किसान भाइयों और बहनों से विदा लेने का समय आ चुका है। तो यही कहेंगे कि आज का आपको कार्यक्रम कैसा लगा, हमें पत्र के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। इसी के साथ लेते हैं विदा और कहते हैं कुलदीप भैया और सुनैना बहन की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।